Hey guys, welcome back to my YouTube channel. In this video, we are going to discuss criticism to Constitution of India. तो ये इंडियन पॉलिटी का जो हम लोग हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये पढ़ चुके हैं, उसके बाद सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये हम लोग पढ़ चुके हैं, एंड सैलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये वाला पार्ट भी हम लोग ने बहुत अच्छे से देखा है. तो सैलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये जो आपका चैप्टर है उसमें ही क्रिटिसिज्म टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये वाला पार्ट भी मेंशन है कि ऐसे कौन सी चीजें हैं जिसको बहुत सारे लोगों को ऐसा दिक्कत थी या फिर उन्होंने ये जो ब्यूटीफुल डॉक्यूमेंट है उसको क्रिटिसाइज किया. तो ये जो वीडियो है इसमें हम लोग एक प्रॉपर अंदाज में देखेंगे, एक सही ढंग से देखेंगे कि उनके पॉइंट ऑफ व्यू क्या थे और उसको डिफेंड करने के लिए फिर ऐसे कौन सी चीजें सामने रखी गई. माई सेल्फ किरण दोरगे और यहां पे मैंने मेरे रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस मेंशन किए हैं. सो सबसे पहला पॉइंट जो हमेशा बोला जाता है, इट इज अ बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन ये क्यों बोला जाता है? लोगों का यही कहना है कि देयर इज नथिंग न्यू, आपने खुद से कुछ इन्वेंट नहीं किया, ओरिजिनल आपने नहीं लिखा है. इट इज अ सिंपली अ बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन. हमने सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये चीज अच्छे से देखी है, इसके ऊपर मैंने एक बेहतरीन वीडियो पहले ही अपलोड कर दिया है. वो यूज करके आप सही ढंग से समझ पाओगे या फिर सीख पाओगे कि कौन सी कंट्री से हम लोग ने वो जो स्पेसिफिक कंट्रीज है उनके डॉक्यूमेंट या कॉन्स्टिट्यूशन से महत्वपूर्ण चीजें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए ली है, या उसको हम लोग ने हमारे जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम लोग ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उसको ऐड किया है. तो टोटल 11 कंट्रीज है. यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, रशिया, कनाडा है आपके पास, आयरलैंड है, यूनाइटेड किंगडम है, जर्मनी, जापान, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, है ना. तो ऐसी बहुत सारी कंट्रीज है. तो वहां से हम लोग ने लिया है. तो उसको किस तरह से याद करना है उसका एक प्रॉपर आइडिया मैंने वो वीडियो में दिया है. तो ये बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है. बैग ऑफ बोरोइंग्स, उसके बाद हॉच पॉच. हॉच पॉच वर्ड का मतलब होता है कंफ्यूज्ड मिक्सचर, मतलब आपको खुद को नहीं पता कि आपने क्या क्या लिया है कहां से. या फिर लोग ऐसे बोल रहे हैं कि इट इज अ पैच वर्क ऑफ अ सेवरल डॉक्यूमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये कहना था. अभी क्वेश्चन ये आता है कि इसको डिफेंड करने के लिए हम लोग क्या बोल सकते हैं. देखो, ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, क्रिटिसिज्म टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये वाला जो पार्ट है वो आपको मुख्य परीक्षा में इसके ऊपर क्वेश्चन दिख सकते हैं, क्योंकि प्रिलिमिनरी एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं. मुख्य परीक्षा जो आपका जनरल स्टडीज पेपर 2 है उसमें जो आपका पॉलिटी वाला पार्ट है, पॉलिटी, गवर्नेंस वगैरह, उसमें आपको ये क्वेश्चन दिख सकता है जहां पे आपको पूछा जा सकता है व्हाट आर द वेरियस क्रिटिसिज्म टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं देंगे. अभी जो करंट अफेयर्स आगे जाके आप देखने वाले हो या ये साल नेक्स्ट ईयर में जो भी एक करंट इवेंट्स होंगे, तो वो जो करंट इवेंट्स होंगे, जो सिचुएशंस होंगी, उसके हिसाब से फिर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा. तो ये जो वीडियो हम लोग देखने वाले ना, इसमें से बहुत सारे स्टेटमेंट्स है. तो मे बी आगे जाके अगर कुछ क्रिटिसिज्म आता है ये डॉक्यूमेंट के ऊपर, या कुछ लॉज अगर है या कुछ आर्टिकल्स है उसके ऊपर अगर कुछ क्वेश्चन मार्क्स आते हैं, तो फिर आपको ऐसे टाइप के क्वेश्चंस जो आपको पकड़ते हैं एग्जाम में, है ना, ऐसे आपको दिखाई देंगे. यहां पे आपको इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू भी क्वेश्चंस दिख सकते हैं. तो ऐसे स्पेसिफिक केस में आपको इमोशनल नहीं होना होता है, आपको एक बैलेंस्ड अप्रोच देना होता है. इसके ऊपर और क्वेश्चन कहां पे आ सकता है, आपका जो ऐसे का पेपर है ना उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है. अभी ऐसे में कौन से टाइप के क्वेश्चंस आपको पॉसिबली पूछे जा सकते हैं, ये हम लोग आगे जाके जो स्टेटमेंट्स वगैरह है, जो बहुत सारे एक एमिनेंट लोग थे उन्होंने जो स्टेटमेंट्स दिए उसके हिसाब से फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चंस इसके ऊपर वो पूछ सकते हैं, सो दैट आपका जो सब्जेक्टिव वाला पार्ट है वो भी आपका सही ढंग से होना चाहिए. तो ये जो क्रिटिसिज्म किया गया है, ये जो ब्यूटीफुल डॉक्यूमेंट है उसको, तो ये एक अनफेयर और इलॉजिकल हम लोग बोल सकते हैं. द फ्रेमर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो एक पूरी टीम थी जिन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उन्होंने नेसेसरी मॉडिफिकेशंस किए हमारे देश के रिक्वायरमेंट के हिसाब से. देखो, हमारे ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट्स अलग है, हमारे देश में कास्ट अलग टाइप के कास्ट के लोग यहाँ पे रहते हैं, भाषाएं अलग हम लोग बोलते हैं, हमारे यहाँ की सिचुएशंस बहुत डिफरेंट है. तो हम लोग ने हमारे हिसाब से उसमें नेसेसरी मॉडिफिकेशंस किए. तो जो दूसरे कंट्रीज से हम लोग ने जो महत्वपूर्ण बातें ली है वो सिंपली कॉपी पेस्ट नहीं है. तो हमने क्या किया है, जो दूसरे देश के कॉन्स्टिट्यूशन से उसमें जो भी लूप होल्स थे, एरर्स थे, उसको हटाया और हमारे लिए हम लोग वो यूज कर रहे हैं. तो ये जो एक स्टेटमेंट है कि ये बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन या फिर बैग ऑफ बोरोइंग है, हॉच पॉच है, दैट इज अ कंफ्यूज्ड मिक्सचर, या फिर एक पैचवर्क ऑफ सेवरल डॉक्यूमेंट है, ये बात मतलब थोड़ी सी ठीक नहीं है. अब इसके डिफेंस में जो हमारे चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमिटी के, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जी, इन्होंने अभी इसके ऊपर क्या बोला. अगर आप देखते हो ना, तो वर्ल्ड में अगर देखते हो तो पिछले 100, 200, 300 ईयर्स पहले से रिटन कॉन्स्टिट्यूशंस लिखे जा रहे हैं.
यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जब भी इंडिपेंडेंट हुआ है ना, तो उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में एक प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के बारे में बात हुई। तो हमें पता है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। अब ये जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, बाकी के जितने भी कंट्रीज है, तो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ने वहां से मोस्ट ऑफ द चीजें ली है। तो दैट्स वाई मोस्ट ऑफ द कंट्रीज का अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन देखते हो तो वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। हम लोग ने ऑलरेडी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, इसके बारे में डिस्कशन किया है। शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूं, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब ऐसा जिसमें अगर आपको अमेंडमेंट्स करने हैं तो आपको प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करनी पड़ेगी। मेजोरिटी होती है, स्पेशल मेजोरिटी होती है, रेटिफिकेशन बाय स्टेट होता है, ये होता है। लेकिन जब अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है तो आप सिंपल मेजोरिटी से मोस्ट ऑफ द चीजों को अमेंड कर सकते हो। दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन रिटन एंड अनरिटन। तो अनरिटन का मतलब ऐसा नहीं कि लिखा ही नहीं है, समझ रहा। तो जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन आया था वो रिटन काइंड ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन है। नेक्स्ट अगर आप देखते हो तो कुछ फंडामेंटल बातें होती है। तो ये जो फंडामेंटल बातें होती है ये वर्ल्ड लेवल में सब जगह पे तो एक्सेप्ट की गई है ना, यूनिटी, फ्रैटर्निटी, है ना, ये जो सारी चीजें है अगर आप देखते हो तो हमारे देश का जो प्रीएम्बल है ना, इसमें हमें ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर दिख जाता है। क्या है आपका प्रीएम्बल? वी द पीपल ऑफ इंडिया, द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन, देखो वर्ड्स देखो, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिकन टू सिक्योर टू इट्स ऑल इट्स सिटीजंस, है ना, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ठीक है, ये सारी बेसिक चीजें। लिबर्टी ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशंस, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल, फ्रैटर्निटी, बंधुता, फ्रैटर्निटी एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, है ना। तो ये जो सारी चीजें हैं ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है। तो अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट बनाओगे तो उसमें ये बेसिक स्ट्रक्चर आना ही चाहिए। अगर ये चीजें नहीं है तो फिर वो कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? तो ऐसा उनका कहना था। ऑल कॉन्स्टिट्यूशंस इन देयर मेन प्रोविजंस मस्ट लुक सिमिलर, ठीक है। अगर आप एक प्रॉपर आइडियल कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करते हो तो जो अभी मैंने प्रीएम्बल की जितने भी वर्ड्स यूज किए वो सारे तो उसमें आने ही चाहिए, और नई चीजें आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऐड कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग ने सिंपली कॉपी पेस्ट किया है, नो इट इज नॉट लाइक दैट। हम लोग ने क्या किया है, जो दूसरे कंट्रीज के जो कॉन्स्टिट्यूशन के महत्वपूर्ण आर्टिकल्स है, महत्वपूर्ण पार्ट है, वो तो हमने हमारे लिए लिए, लेकिन हमारे देश के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग ने उसमें नेसेसरी चेंजेस किए। अब जो लोग ये बोल रहे हैं कि सिंपली कॉपी पेस्ट किया है तो उन्होंने सही ढंग से उसको अंडरस्टैंड नहीं किया है। द चार्ज ऑफ प्रोड्यूसिंग द ब्लाइंड कॉपी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अदर कंट्रीज इज बेस्ड, आई एम श्योर, ऑन एन इनएडिक्वेट स्टडी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो उन्होंने सही ढंग से अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं पढ़ा है। तो ये जो डिफेंस था वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग था, और इससे हम लोग सर्टनली बोल सकते कि हम लोग ने उसको सिंपली कॉपी पेस्ट नहीं किया है। अभी देखो इसमें भी और क्रिटिसिज्म आया। तो यहां पे जो क्रिटिसिज्म था वो हमारे ही देश के जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर्स थे उन्होंने भी क्रिटिसाइज किया है। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, 1935 एक्ट ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एक महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि 1935 का एक्ट जब भी बना था तो डायरेक्टली 1935 एक्ट नहीं बना था, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट से चीजें बनती जा रही थी। उसके बाद 1858 में एक स्ट्रॉन्ग एक्ट आया जिसमें ब्रिटेन के गवर्नमेंट ने डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, और उसके बाद 1947 तक चीजें चली। लेकिन उसके पहले 1935 का एक महत्वपूर्ण एक्ट बना था, ठीक है ना। ये क्यों बना था? बिकॉज 1919 में एक्ट बनाया था आपका जो भी है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। तो ये एक्ट बना था और उसको एनालाइज करने के लिए 10 साल के बाद एनालिसिस होने वाला था, और उसके 2 साल पहले ही साइमन कमीशन आया। तो साइमन कमीशन के बारे में तो हमें पता है, उसमें कोई भी भारतीय नहीं था। तो फिर उन्होंने बहुत सारे प्रोविजंस बताया, उसके बाद राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुए, है ना, और उसके बाद फिर आप देखते हो एक सीरीज ऑफ इवेंट। तो 1935 का एक एक्ट आया। तो क्रिटिक्स क्या बोल रहे हैं कि हम लोग ने जो बहुत सारे प्रोविजंस लिए हैं वो डायरेक्टली 1935 के एक्ट से लिए। तो लोगों का कहना है ये कार्बन कॉपी है 1935 के एक्ट से, या फिर हम बोल सकते हैं कि एक अमेंडेड वर्जन है 1935 एक्ट में, जिसमें आपने सिर्फ एक यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो आप वोटिंग करते हो ना, ये वाली चीज ऐड की है, नथिंग न्यू। तो एन श्रीनिवासन ये एक पर्सन थे, उन्होंने क्या बोला, बोथ इन लैंग्वेज एंड सब्सटेंस अ क्लोज कॉपी ऑफ एक्ट ऑफ 1935। तो उनको क्या बोलना है, जिस तरह से लैंग्वेज यूज की गई है 1935 के एक्ट में, सर्टनली इट इज अ लीगल लैंग्वेज। और 1935 का एक्ट जब भी बनाया गया था तो वो बिफोर इंडिपेंडेंस वाला था, ठीक है। हम लोग एक डोमिनियन स्टेटस के लिए लड़ रहे थे, समझ रहे आप, अभी तक हम इंडिपेंडेंट नहीं हुए। हम लोग पहले ब्रिटिश के अंडर है, उसके बाद हम लोग डोमिनेंट स्टेटस के बारे में बात कर रहे थे, और उसके बाद हम इंडिपेंडेंट हुए थे। तो अगर आप देखते हो तो 1935 का जो एक्ट है वो सर्टनली डोमिनियन काइंड ऑफ एक्ट था, जिसमें ब्रिटिश लोगों का जो एक इन्फ्लुएंस था, वो ब्रिटेन का जो एक हमारे कंट्री के ऊपर एज अ कॉलोनी जो एक इन्फ्लुएंस था वो बहुत ज्यादा था। तो क्रिटिसाइज जो किया गया था, उनको बोलना था कि लाइक लैंग्वेज जो उसकी लिखी गई है, या फिर अगर आप देखते हो ओवरऑल तो ये क्लोज है एक्ट ऑफ 1935।
सर जेनिंग्स, ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट है, इन्होंने क्या बोला, द कॉन्स्टिट्यूशन डिलीवर्स डायरेक्टली फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एंड बहुत सारी चीजें एज इट इज कॉपी की गई है। तो इन्होंने भी लाइक सेम चीज बताने की कोशिश की। PR देशमुख, ये भी एक मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थे, इन्होंने क्या बोला, द कॉन्स्टिट्यूशन इज एसेंशियली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट विथ ओनली एडल्ट फ्रेंचाइजीज एडेड, ठीक है ना। तो उन्होंने बोला कि सिर्फ वोटिंग का अधिकार दिया, बाकी सब कुछ आपने सिमिलर चीज ही रखी है। तो कुछ हद तक अगर देखते हो ना, तो जब भी कोई भी एक नई चीज आती है तो उसको क्रिटिसिज्म करने वाले लोग भी होते हैं, फेवरिज्म करने वाले भी लोग होते हैं। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाली जो ओवरऑल टीम थी, उन्होंने एक बहुत बड़ा विजन रखा था, क्योंकि वो उन्होंने सर्टनली लॉ पढ़ा था और ये एक एमिनेंट लोग थे, एक ग्रेट पर्सनैलिटीज थे। तो उनको हमारे देश के जो ग्रास रूट वाले प्रॉब्लम्स होते हैं ना, जो रूट लेवल पे लोगों को हो सकते हैं, वो उन्होंने देखा था। तो आगे जाके हम लोग इसके बारे में भी बात करने वाले हैं। सो इट इज अ कार्बन कॉपी ऑफ 1935 एक्ट। अब इसके डिफेंस में क्या बोला गया, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने बोला, as to the accusation that the draft constitution has reproduced a good part of the provisions of the government of India Act 1935। तो yes, 1935 एक्ट के जो महत्वपूर्ण प्रोविजन है, जो हमारे लिए 1947 जो इंडिपेंडेंस है उसके बाद हमारे देश को लग सकते हैं, वो तो हम लोग ले रहे हैं। सो आई मेक नो अपोलोजाइज, तो इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। देयर इज नथिंग टू बी अशेम्ड इन अ बोरोविंग, है ना। अगर आप कोई पर्सन में अच्छी चीजें देखते हो या फिर कोई भी एक एक्ट है उसमें अगर आप अच्छी चीजें देखते हो तो वो फॉलो करने में कोई भी दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे आज आप यूट्यूब देखते हो या फिर न्यूज चैनल्स देखते हो, उसमें अगर आप कोई भी पर्सन को देखते हो कि इज डूइंग गुड थिंग फॉर अ सोसाइटी, तो सर्टनली उसको फॉलो करने में, उसको बोरो करने में, ठीक है, कंडीशंस को मतलब एक ध्यान में रखते हुए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप देखते हो तो देर इज नो प्लैगरिज्म काइंड ऑफ अ थिंग। अभी अगर आप देखते हो तो जो फंडामेंटल आइडियाज होते हैं ना, इसके ऊपर कोई पेटेंट नहीं रख सकता, है ना। फंडामेंटल राइट्स का थोड़ी पेटेंट आता है। या फिर अगर आप लिबर्टी के बारे में बात करते हो तो लिबर्टी वर्ड या फिर उसके जो इन्फ्लुएंसेस है उसके लिए आप किस तरह से पेटेंट बनाओगे, है ना। सोशलिस्ट, तो आइडिया एक कंट्री की हो सकती है, लेकिन उसके ऊपर आप पेटेंट कैसे कर सकते हो, आइडिया का पेटेंट कैसे कर सकते हो। हाँ, अभी अगर आप साइंटिफिक रिसर्च पेपर के बारे में बात कर रहे हो तो ऐसे स्पेसिफिक केस में हो जाता है, लेकिन जो फंडामेंटल बेसिक होता है, जो एक इंडिविजुअल को जिंदगी जीने के लिए जरूरी है, उसके लिए पेटेंट्स कैसे कर सकते हो आप। वॉट आई एम सॉरी अबाउट is that the provisions taken from the government of India Act 1935 relate mostly to the details of the administration। So 1935 का एक्ट अगर आप देखते हो तो मोस्टली एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड था। तो हमारे देश को अगर हमें चलाना है तो हमारे पास लेजिस्लेटिव है, हमारे पास एक एग्जीक्यूटिव है, हमारे पास जुडिशियरी है, समझ रहे आप। तो अभी अगर आप देखते हो ना, तो जो 1773 का जो एक्ट था ना, उसमें अगर आप एक चीज नोटिस करोगे ना, तो लाइक एग्जीक्यूटिव मोस्ट ऑफ द डोमिनेंट था, ठीक है। लेकिन अभी अगर आप देखते हो तो लेजिस्लेटिव डोमिनेंट है और उसके बाद फिर एग्जीक्यूटिव आता है। तो देखो ना कितना बड़ा फ्लिप हो गया। एग्जीक्यूटिव सबसे पहले बड़ा था, उसके बाद लेजिस्लेटिव, लेकिन बाद में अगर आप देखते हो तो फ्लिप हो गई चीजें। लाइक लेजिस्लेटिव बड़ा हो गया, एग्जीक्यूटिव लाइक लेजिस्लेटिव के लिए काम कर रही है, उन्होंने जो लॉ बनाया है उसके लिए काम कर रहे हैं। सो सर्टनली अगर आप देखते हो तो हमारे पास सेपरेशन ऑफ पावर्स है, आपके पास सेंटर गवर्नमेंट है, आपके पास स्टेट गवर्नमेंट है। तो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जितनी भी महत्वपूर्ण चीजें हैं वो 1935 के एक्ट से ले सकते हो आप, क्योंकि 1935 एक्ट जो था वो मोस्टली ब्रिटेन डोमिनेटेड था या उनके लिए उन्होंने बनाया था। तो हमें तो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से लेनी ही चीज है, तो अगर कुछ अच्छा बनाया गया है तो उसको यूज करने में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट जो क्रिटिसिज्म वाला मुद्दा था, कुछ लोगों का यह कहना था कि इट इज अन इंडियन और एंटी इंडियन। तो इतना बड़ा स्टेटमेंट कैसे दे दिया लोगों ने, क्रिटिक्स ऐसे क्यों बोल रहे कि लाइक ये अन इंडियन है या फिर एंटी इंडियन है। क्योंकि उनको ये बोलना था कि हमारे देश के जो पॉलिटिकल ट्रेडिशंस थे या फिर जो स्पिरिट ऑफ इंडिया था, ये इसमें नहीं दिखाई दे रहा है। उनका यह कहना था कि ये जो ओवरऑल डॉक्यूमेंट है वो फॉरेन नेचर की है एंड ये अनसुटेबल हो सकती है इंडियन सिचुएशन को, या फिर जो एक वर्क होता है ना हमारा, या फिर हमारे देश के जो पहले से चलते आए हुए कायदे कानून है। अगर आप देखते हो तो ट्राइब्स जो होते हैं उनके लिए एक अलग से कायदा कानून उनका एक होता है। अगर आप देखते हो तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, है ना, अलग अलग लोगों की मेंटालिटीज अलग अलग होती है, थॉट प्रोसेस अलग अलग होती है, जीने का अंदाज अलग अलग होता है, ट्रेडिशंस अलग अलग होती है। तो ये जो सारी चीजें थी या जो ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, इट विल बी अनवर्केबल इन इंडिया, ऐसा उनको कहना था। अभी इसके ना रूट्स में जाके देखते कि जो इतने बड़े स्टेटमेंट्स आए ना वो क्यों बोल रहे हैं। सबसे पहला देखते के हनुमंतैया, ये मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, MCA को मैंने मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऐसे बोला है। तो उनको क्या बोलना था, हमें एक म्यूजिक सुनना था जो वीणा या फिर सितार यूज करके आप बजा सकते हो। वीणा और सितार अगर आप देखते हो तो ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स है, लाइक क्लासिकल म्यूजिक में इनका यूटिलाइजेशन होता है।
लेकिन हमें जो म्यूजिक सुनाई दे रहा है वो एक इंग्लिश बैंड का सुनाई दे रहा है। दैट वॉज बिकॉज अवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स वेर एजुकेटेड इन दैट वे। तो इनको क्या बोलना था, देखो अभी ना ये पॉइंट में क्या बोल रहा है, देखो अभी अगर आप देखते हो तो इंडिया में अपना एक कल्चर है, अपने ट्रेडिशंस है ना, और हमारा देश का अगर कॉन्स्टिट्यूशन है तो हमारे ट्रेडिशन के हिसाब से उसको बनाना चाहिए, ऐसा उनका मुद्दा था। लेकिन यहाँ पे जो मोस्ट ऑफ द चीजें ली है ना वो ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन से ली है, ऐसा उनको बोलना है, या फिर जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, वेस्टर्न आइडियोलॉजीज है, वैसे उन्हें लिया है। अभी ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे देश के जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने वाले जो टीम थी उसमें से मोस्ट ऑफ द लोगों का जो एजुकेशन हुआ था वो पाश्चात्य तरीके से हुआ था, है ना। जितने भी लाइक एडवोकेट्स थे या जो लॉ वाले लोग थे उन्होंने जनरली ब्रिटेन में जाके या फॉरेन कंट्रीज में जाके अपना एजुकेशन कंप्लीट किया था, अपना लॉ का पढ़ाई किया था। तो सर्टनली उन्होंने वही सेम चीजें अपने देश को अप्लाई करने की कोशिश की, ऐसा उनका कहना था। लोकनाथ मिश्रा, इनका क्या कहना था, ये मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थे। स्लेविश इमिटेशन ऑफ अ वेस्ट, मच मोर अ स्लेविश सरेंडर टू द वेस्ट। तो स्लेव का मतलब होता है कि लाइक आप उनके लिए काम करना चाहते हो, स्लेव वर्ड का होता है एक नौकर वर्ड का मतलब होता है। तो आप क्या कर रहे हो, लाइक वेस्ट को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हो, तो आप उनके स्लेव बन रहे हो, है ना। मतलब सबसे पहले तो लाइक इतने साल तक एक ब्रिटेन ने आपके ऊपर राज किया और आगे जाके भी मतलब आप स्लेव जैसा ही रहने वाले हो, लाइक सरेंडर ही कर रहे हो। एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूं, देखो अगर मैं एक ना उदाहरण दूं आपको, थोड़ा सा नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल एक जनरल उदाहरण देना चाहूंगा। अभी अगर आप देखते हो ना तो हमारे देश में लोगों का जो ये होता था कपड़ा पहनने का अंदाज, है ना, धोती पहनते थे हम लोग, ऊपर से कुर्ता होता था, टोपी होती थी ऊपर। क्यों होता था, एक व्हाइट कलर का ज्यादा होता था। तो अगर आप देखते हो तो हमारे देश का एक ओवरऑल वेदर सिचुएशन इस तरह से होता था कि अगर आप व्हाइट या फिर लाइट कपड़े पहनोगे, सूती कपड़े पहनोगे, तो फिर आप यहाँ पे इजीली रह सकते हो, ठीक है। मान लो सडनली मैंने आपको एक वेस्टर्न कल्चर दिखाया कि आप जीन्स पहनो, कोट पहन के आओ, तो अगर हमारा अगर ओवरऑल देश का एक ओवरऑल वेदर कंडीशन देखते हो या फिर एक क्लाइमेटिक ओवरऑल चीज देखते हो, क्लाइमेट का मतलब होता है अगर 20 30 40 50 साल के लिए अगर आप एवरेज निकालते हो वेदर का, दैट कैन बी कॉल्ड एज अ क्लाइमेट। तो ऐसे सिचुएशन में अगर आप ब्लैक कोट वगैरह पहन के घूमोगे तो सर्टनली डिफिकल्टी होगी। लेकिन यहाँ पे इनका कहने का मतलब ये है कि बहुत सारी ऐसी चीजें है जो एज इट इज आप फॉलो करने की कोशिश कर रहे हो। लाइक फूड हैबिट्स भी आपकी हो सकती है, राइट नाउ आप क्या खा रहे हो, है ना, हमारे देश में जो भी बन रहा है अनाज वैसा खा रहे हो, लाइक राइस खा रहे हो आप, या एक गेहूं की रोटी खा रहे हो, दाल खा रहे हो, है ना। लेकिन अगर आप ओवरऑल वेस्टर्न कल्चर देख रहे हो तो अभी क्या खा रहे हो, पिज्जा बर्गर ऐसा कुछ खाने की कोशिश कर रहे हो। तो यहाँ पे लेट्स कम बैक टू द पॉइंट, ये मेरा एग्जांपल आपको बता के हो गया, लेट्स कम बैक टू द टेक्निकल पॉइंट। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करते हो तो हमारे देश के कायदे कानून तो अलग है ना। तो जो हम लोग पहले से रहते आए हैं या फिर हमारी जो ट्रेडिशन है वो यूज नहीं करके हम लोग क्या कर रहे हैं, सीधा सीधा अलग कॉन्स्टिट्यूशन, अलग देश के कॉन्स्टिट्यूशन को एज इट इज यूज कर रहे हैं। तो ये जो एक एक स्टेटमेंट है ना, इसके ऊपर बहुत बड़ा बड़ा हम बात कर सकते हैं या उसके ऊपर एक बहुत अच्छा डिबेट हो सकता है। अब ये ना क्वेश्चन ये आता है, अभी ये जो इतने पॉइंट्स दिख रहे हैं ना आपको, आगे जाके बहुत सारे स्टेटमेंट्स हैं, तो हर एक स्टेटमेंट के ऊपर है ना आपको ऐसे के लिए पूछा जा सकता है। आपका जो ऐसे का पेपर होता है ना, मुख्य परीक्षा में जाके आप दोगे या फिर इंटरव्यू में आपको ऐसे टाइप के क्वेश्चंस पूछेंगे कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो स्लेविश इमिटेशन है क्या वेस्ट का, या फिर हम लोग ने स्लेविश सरेंडर किया है क्या वेस्ट को। देखो ये स्टेटमेंट आया। अभी क्वेश्चन आता है कि वो टाइम पे जब आप मुख्य परीक्षा लिख रहे हो ऐसे लिखना है आपको, है कि नहीं, लाइक 125 मार्क्स 250 मार्क्स में आपको 2 ऐसे लिखने होते हैं। तो एक ऐसे अगर आपको लिखना है, जो भी वर्ड लिमिट उन्होंने दी है 800 1000 1200 जो भी वॉट जो वर्ड लिमिट है, तो उतना अगर आपको लिखना है तो सडनली आपको ब्रेनस्टॉर्म करना पड़ेगा, है ना, बहुत सारी चीजें। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता देता हूं, एडिशनल है, तो ऐसे स्पेसिफिक केस में आप वो ऐसे कैसे लिख सकते हो। तो ब्रेनस्टॉर्म आपको करना पड़ेगा। तो स्लेविश इमिटेशन है क्या, तो आपको वेस्ट आइडिया क्या होता है, वेस्टर्न आइडियोलॉजी इंट्रोडक्टरी पार्ट लिखना पड़ेगा आपको। अभी मैंने आपको देखो ना एग्जांपल दिया फूड हैबिट्स, वेयर के हैबिट्स के बारे में, तो इंट्रोडक्शन में आप ऐसी एक चीजें ऐड कर सकते हो, या फिर यहाँ पे जो फेमस पर्सनैलिटीज है उनके स्टेटमेंट्स ऐड कर सकते हो। जब आप स्टेटमेंट लिखोगे इंट्रोडक्शन में तो ऐसे स्पेसिफिक टाइम पे आपको स्टेटमेंट्स के वर्ड्स चेंज नहीं करने होते हैं, एज इट इज आपको लिखना है। उसके बाद आपका एक ओपनिंग पैराग्राफ होगा, फिर उसके बाद आपको इंडिया के कल्चर के बारे में थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, वेस्टर्न आइडियोलॉजीज के बारे में थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। उसके बाद फिर ये जो क्रिटिसिज्म वाले मुद्दे हैं ना वो एज इट इज आपको डालने पड़ेंगे, ठीक है। तो जो ओवरऑल आपका मान लो 100% ऐसा है, तो एक स्टार्टिंग के 5% या 10% आप इंट्रोडक्शन के लिए यूज कर सकते हो। उसके बाद आपका मेन कंटेंट स्टार्ट होना चाहिए, और लास्ट के 15% या फिर 20% कंटेंट आपका कंक्लूजन बेस्ड होना चाहिए कि आप इसको मानते हो या नहीं मानते हो। तो राइट नाउ अगर मुझे आप पूछोगे कि ये अगर स्लेविश इमिटेशन है क्या, सो आई विल सर्टेनली से इट इज अ नो, क्योंकि 70 साल अभी तक ये कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छे से चल रहा है। बाकी की अगर आप देश देखते हो, लाइक अवर नेबरिंग कंट्रीज भी, तो उन्होंने पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन चेंज किया है।
तो सर्टनली ये नहीं है। हमने हमारे हिसाब से ये चीजों को एडजस्ट किया है, हम लोग हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो आगे जाके भी अमेंड करने वाले हैं ना। तो इट इज नॉट अ स्लेविश इमिटेशन। तो इनका जो मुद्दा था जो उन्होंने वो टाइम पे बताया था, तो शायद इसको अगर आपको क्या लगता है, ठीक है ना, तो ये भी हम लोग लिख सकते हैं कि व्हाट्स योर ओपिनियन। तो इंडिविजुअल पर्सन की अपनी अपनी एक ओपिनियन होती है, तो मैंने तो मेरी बता दी। आप मुझे बताओ कि यहाँ पे जो स्टेटमेंट है इसके ऊपर आप क्या सोचते हो, ये स्लेविश इमिटेशन है क्या वेस्ट का? आपको क्या लगता है? आप अपने मुद्दे संक्षिप्त में, लाइक बहुत बड़ा मत लिखो। अगर आपको अलग से इसको ऐसे में प्रैक्टिस करना आप कर सकते हो, बहुत सारे स्टेटमेंट्स है यहाँ पे। एक बेस बना लो अपना। इसके लिए आपको थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मालूम होना चाहिए, ठीक है ना, जो हम लोग ने ऑलरेडी किया है। सेलिएंट फीचर्स मालूम होने चाहिए। एट द सेम टाइम जो आपका ऐसे का जो कंटेंट होगा ना, उसमें आपको ये करना पड़ेगा, जो करंट केसेस है ना, करंट केसेस उसको यूज करना पड़ेगा। तो करंट जो एडिटोरियल्स आप द हिंदू पढ़ते हो, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हो, जो भी न्यूज चैनल को आप फॉलो करते हो, राइट नाउ कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी बड़ी चीजें हुई है उसको थोड़ा दिमाग में लेके आओ। एग्जाम्पल के तौर पे कुछ मंथ्स पहले लाइक देखो ना, सुप्रीम कोर्ट के जजेस सीधा सीधा मीडिया में आके बात कर रहे थे, है ना। उसके बाद कुछ हम लोग ने आर्टिकल जम्मू एंड कश्मीर के बारे में, एक बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी है ना, एक हम लोग ने एक बड़ा डिसीजन लिया। ऐसे ही कौन से और बड़े मेजर डिसीजन है। और एक मैं आपको बताता हूं कि एक अटैक पुलिस ने एक एनकाउंटर किया था रिसेंटली, ठीक है, एक रेप केस था, उससे रिलेटेड एक जब इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, वो केस को जब रिप्रोड्यूस कर रहे थे या वो जो डिटेलिंग देख रहे थे, वो टाइम पे एक एनकाउंटर हो गया, ठीक है ना। तो ऐसे कुछ केसेस आप देखो और ये केस स्टडीज यूज करके आप देखो कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन वहां पे एडजस्ट हो रहा है क्या, या आपका कॉन्स्टिट्यूशन में वहां की जो बड़ी बड़ी केसेस है या ऐसे जो इवेंट्स है उसको एब्जॉर्ब कर सकता है क्या, सही ढंग से इंटरप्रेट कर सकता है क्या। अगर आंसर यस आ रहा है तो सर्टनली हम लोग स्लेव नहीं है, हम लोग ने हमारे हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन को एडजस्ट किया है। तो ये एक ओवरऑल पॉइंट था। देखो इसमें बहुत सारे मुद्दे हैं, जितना ज्यादा डिटेलिंग में आपको दे सकता हूं देने की कोशिश करूंगा, क्योंकि एक लाइन में ये आपको समझेगा नहीं, इसकी डिटेलिंग आपके दिमाग में जाएगी नहीं। नेक्स्ट है लक्ष्मी नारायण साहू, ये मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली से, उन्होंने क्या बोला, द आइडियल्स ऑफ विच दिस ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन इज फ्रेम्ड हैव नो मैनिफेस्ट रिलेशन टू द फंडामेंटल स्पिरिट ऑफ इंडिया। तो उनको यही बोलना है कि जो इंडिया का एक ओवरऑल फंडामेंटल स्पिरिट है तो उसके हिसाब से नहीं है। दिस कॉन्स्टिट्यूशन वुड नॉट प्रूव सुटेबल एंड वुड ब्रेक डाउन सून आफ्टर बीइंग ब्रॉट इनटू ऑपरेशन। तो उनका यह कहना था कि आप कॉन्स्टिट्यूशन तो लेके आए हो, लेकिन थोड़े ही समय में ये ब्रेक हो जाएगा या ये सही ढंग से यूज नहीं हो पाएगा। तो यहां पे भी बहुत सारे मुद्दे आ सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखते हो तो एक्सप्रेशन है ना, ये जो था लिबर्टी वाली जो चीज थी, या फिर अगर आप देखते हो एक वुमेन एम्पावरमेंट वाली बात या इक्वालिटी की बात, ये इतना ज्यादा हमारे देश में वो टाइम पे था नहीं, है ना। तो एक सीधी बात है। तो जो ग्राउंड लेवल पे जो इश्यूज होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप देखते हो तो सेक्युलरिज्म, सेक्युलर ये जो वर्ड है वो यूरोपियन कंट्री में अलग तरीके से लेते हैं। वहां पे जो चर्च होता है उनके कुछ अलग कायदे कानून होते हैं, या फिर जो एक ओवरऑल उनका जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर होता है उसके लिए अलग होता है। तो सेक्युलर वर्ड उनके लिए एक अलग होता है। हमने सेक्युलर क्यों लिया है, हम लोग धर्म के बारे में बात करें, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे भाई भाई, है ना। तो ये सेक्युलरिज्म की आइडिया हमारे देश में, अगर सारी चीजें एज इट इज आप अप्लाई करने की कोशिश करोगे अपने देश में, तो सून और लेटर ये कॉन्स्टिट्यूशन ब्रेक हो जाएगा, ऐसा उनका कहना था। अभी यहाँ पे बहुत सारे सब पॉइंट्स आ सकते हैं, देखते हैं लेकिन कितना आगे भी हम लोग कवर कर सकते हैं। एन अनगांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, दैट इज महात्मा गांधी जी। तो देखो ना, हम ओवरऑल अगर फ्रीडम स्ट्रगल देखते तो बिफोर महात्मा गांधी जी एंड आफ्टर द अराइवल ऑफ महात्मा गांधी जी, ठीक है ना। तो महात्मा गांधी जी ने क्या किया, कनेक्ट किया लोगों को। अगर आप देखते हो तो जब भी महात्मा गांधी जी आए थे, ठीक है ना। प्रवासी भारतीय दिवस कब होता है, जब बताइए मुझे, 9 जनवरी को होता है क्या, डेट देखो आप लोग, लेकिन प्रवासी भारतीय दिन क्यों होता है, ठीक है। कोई तो हमारे देश में आया था एक इंपॉर्टेंट पर्सन, ठीक है ना, तो तभी प्रवासी भारतीय दिवस होता है। आप सर्च करना, ये जस्ट गूगल करो। तो जब भी महात्मा गांधी जी हमारे देश में आए थे, तो उसके बाद देखो ना, लाइक 10 20 30 लगभग 40 ईयर्स का जो ड्यूरेशन था, उसमें हम लोग इंडिपेंडेंट भी हो गए। तो ऐसा क्या किया उन्होंने, है ना, एक डायरेक्शन दी। देखो एक ब्रिटिश डोमिनेंट था कंप्लीटली, तो हमें क्या करना था, डायरेक्ट तो वो इंडिपेंडेंस देगी नहीं। हम लोग कहां पे फंसे थे, हम लोग उनके कायदे में फंसे थे सबसे ज्यादा। लेजिस्लेटिव जो था ना, जो कायदा बना के रखा था उन्होंने, उसमें हम लोग फंसे थे। तो हम लोग को क्या करना था, जो ब्रिटिश लोगों का जो कायदा था ना, वो कुछ तो करके लूज करना था। हमारा इन्वॉल्वमेंट उसमें ज्यादा होना चाहिए था। तो सबसे पहले डोमिनेंट स्टेटस, उसके बाद हम इंडिपेंडेंस के बारे में बात कर सकते थे। तो यहाँ पे गांधी जी ने क्या किया, मास को कनेक्ट किया। तो उनको पता था कि यहाँ पे जो ब्रिटिश लोग कर रहे हैं ना, लाइक
ये लोग कंप्लीटली हमें एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहे हैं। 100% उनको पता था यहां से रिसोर्सेज ब्रिटेन में जा रहे हैं, वहां पे कपड़े बन रहे हैं, है ना, कापूस यूज करके, रुई यूज करके, वहां से रिटर्न यहाँ पे आ रहा है, हमें जबरदस्ती बेचा जा रहा है। तो बहुत सारी चीजें उन्होंने बताई, लाइक स्वदेशी खुद का यूज करो सामान, उसके बाद चरखा, है कि नहीं, तो मोस्ट ब्यूटीफुल चीजें थी। उन्होंने भी लाइक इक्वालिटी के बारे में बात की। तो जो आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज है ना, उसमें गांधीयन प्रिंसिपल्स भी है। तो जब भी डीपीएसपी पढ़ेंगे तो वो टाइम पे गांधीयन प्रिंसिपल्स कौन से होते हैं विथ रिस्पेक्ट टू पॉलिटी, वो हम लोग वहां पे डिटेल में देखेंगे। राइट नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट, व्हाई इट इज कॉल्ड एज अनगांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्रिटिक्स लोगों को क्या कहना था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अनगांधीयन बिकॉज इट डज नॉट कंटेन द फिलोसॉफी एंड आइडियल्स ऑफ अ महात्मा गांधी जी, जो हमारे नेशन के एक फादर है। दे ओपिनियन दैट द कॉन्स्टिट्यूशन शुड हैव बीन रेज्ड एंड बिल्ड अपॉन विलेज पंचायत एंड डिस्ट्रिक्ट पंचायत। तो अभी अगर आप देखते तो 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें आप पंचायत म्यूनिसिपालिटी के बारे में बात कर रहे हो, तो जब एक ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था तो लाइक पंचायत और जो आपके डिस्ट्रिक्ट पंचायत से, विलेज पंचायत एंड डिस्ट्रिक्ट पंचायत, उसको ध्यान में रखते हुए करना चाहिए था। अब ये क्यों बोला गया होगा, क्योंकि हमारा जो देश है ना वो गांव में बसता है, समझ रहे हो, सिटीज तो है लेकिन आज भी अगर ओवरऑल देखते हो तो देश चलाने वाले लोग कौन है, वो गांव के लोग हैं, हमारे फार्मर्स है, हमारे जो नेटिव लोग हैं, जो हमारे लिए एक चीजें बनाते हैं, कपड़े बनाते हैं, या फिर जो हमारे लिए लाइक फॉरेस्ट के मटेरियल्स को यूज करके चीजों को लेके आते हैं और हमारा एक ओवरऑल इन्वायरमेंट मेंटेन करने का काम करते हैं। तो हमारी जो एक ओवरऑल इकोनॉमी है उसमें एग्रीकल्चर आज भी डोमिनेट है। तो वो टाइम पे तो सर्टनली था, है ना। तो फर्स्ट 5 ईयर, सेकंड 5 ईयर प्लान, थर्ड 5 ईयर प्लान के बाद वो थोड़ा थोड़ा हम लोग मैन्युफैक्चर, उसके बाद सर्विस में लेके जाने की कोशिश तो हम लोग ने की थी। लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था तो वो टाइम पे विलेज पंचायत, डिस्ट्रिक्ट पंचायत, इसको ज्यादा फोकस करके नहीं किया गया था, ऐसे कुछ लोगों को कहना था। तो के हनुमंतैया, तो ये मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थे। अगर यहाँ पे मैंने इनके नाम का अगर कुछ गलत प्रोनाउंसिएशन किया होगा सो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, ठीक है। सो ये कुछ साउथ इंडियन नेम्स है, तो सर्टनली अगर मैंने कुछ गलत प्रोनाउंस किया होगा सो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। दैट इज एक्जैक्टली द काइंड ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन महात्मा गांधी डिड नॉट वांट और डिड नॉट एनविसेज। तो ये एक सर्टनली ऐसी बात है कि जो महात्मा गांधी जी नहीं चाहते थे। टी प्रकाशम, ये भी एक मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थे। एमसीए एक शॉर्ट फॉर्म हम लोग यूज कर रहे हैं मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को। So Ambedkar's non-participation in Gandhian movement and antagonism towards Gandhian ideas। तो उनका ऐसा कहना था कि जो अंबेडकर जी थे उनका जो गांधीयन आइडियाज था या उनकी जो मूवमेंट थी उसमें उनका एक ओवरऑल पार्टिसिपेशन नहीं था। तो इसके लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया उसमें गांधीयन आइडियाज नहीं थे। तो ये कुछ एक स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म है। देखो अभी गांधी जी जो थे वो हमारे फ्रीडम स्ट्रगल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे। उन्होंने एक मास को कनेक्ट किया और एक ओवरऑल डायरेक्शन दी। तो फ्रीडम ले पाना नॉन वायलेंस का यूज करके, तो ये एक महत्वपूर्ण चीज थी। एलिफेंटाइन साइज, अगर आप देखते हो तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन की डॉक्यूमेंट है कितनी बड़ी है कि नहीं। अभी अगर आप देखते हो तो आपके पास प्रीएम्बल है ना, उसके बाद आपने आर्टिकल्स लिखे, उसके बाद एंड में शेड्यूल्स वगैरह आपके पास, या जो भी है पार्ट्स के बारे में आप बात करो, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, किधर क्या क्या है। तो ये एक बल्कि है एंड उसमें ना अननेसेसरी एलिमेंट्स बहुत ज्यादा है। एज इट इज लेने के बारे में बात की है। तो ये क्यों आ गया होगा, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले लोग थे वो कायदा कानून पढ़े हुए लोग थे, बैरिस्टर लोग थे, या फिर जो वकील बोलते हो आप, ऐसे लोग थे। तो एक सिचुएशन को सारे एंगल से वो देखते थे। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन आप देखते हो तो इसमें ही/शी है ना, वेन एवर, वॉट एवर, ऐसे टाइप के जो वर्ड्स होते हैं ना, ऐसे बहुत सारे। तो अल्टीमेटली कॉन्स्टिट्यूशन का साइज तो बढ़ेगा। सब पॉसिबिलिटीज अगर आप एक डॉक्यूमेंट में लेके आने की कोशिश करोगे तो सर्टनली वो जो चीज होगी वो बल्कि तो होने ही वाली है। लोगों का क्या कहना होता है, या एक आइडियल लेवल पे कैसा होता है, मिनिमम चीज हो जो मैक्सिमम आउटपुट दे। यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि बहुत कुछ है तो इसको इंटरप्रेट करने में भी दिक्कत हो सकती है। सर आइवर जेनिंग्स, ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनिस्ट थी, उन्होंने क्या बोला, द प्रोविजंस बोरोड वेयर नॉट ऑलवेज वेल सिलेक्टेड एंड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन जनरली स्पीकिंग वाज टू लॉन्ग एंड कॉम्प्लिकेटेड। तो जब भी प्रोविजंस का चॉइस किया गया तो वो सही ढंग से नहीं किया है या सही ढंग से चूज नहीं किया है एंड बहुत ज्यादा लॉन्ग है या फिर कॉम्प्लिकेटेड है। आज भी अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने का सोचते हो, इफ यू आर अ नॉन लॉ स्टूडेंट, तो आपको डिफिकल्टी सर्टनली होने वाली है ना। अगर आप अभी सिविल सर्विसेज के लिए पढ़ रहे हो, स्टेट सर्विसेज के लिए पढ़ रहे हो, तो इसके लिए आपको पढ़ना पड़ रहा है, अदरवाइज आप क्यों पढ़ोगे ना। बहुत सारे प्रोविजंस तो हमें पता भी नहीं होते। स्कूल टाइम में हम लोग ने सिविक्स पढ़ा था, कितने मार्क्स के लिए होता, 20-30 मार्क के लिए होता था। एंड यही हमारे देश की सबसे बड़ी दिक्कत है। सिविक्स को बड़ा सब्जेक्ट रखना चाहिए था, कभी तो रखना चाहिए था सिविक्स, इकोनॉमिक्स, इनको हमेशा एज ऑप्शन की तरह देखा गया है। इसके लिए तो फिर दिक्कत होती है। यही तो महत्वपूर्ण चीज है भाई। एचवी कामत, इन्होंने क्या बोला, द एम्बलम एंड द क्रेस्ट दैट वी हैव सिलेक्टेड फॉर अवर असेंबली इज एन एलिफेंट। इट इज परहैप्स इन कंसर्न्स
विद दैट अवर कॉन्स्टिट्यूशन टू इज द बल्कीएस्ट दैट द वर्ल्ड हैज प्रोड्यूस्ड। तो इनका यही कहना है कि दुनिया का सबसे लेंदी कॉन्स्टिट्यूशन या फिर बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश का है, क्योंकि सब कुछ हम लोग ने उसमें लेने की कोशिश की है। उसने और चीजें ऐड की, उन्होंने क्या बोला, आई एम श्योर द हाउस डज नॉट एग्री दैट वी शुड मेक द कॉन्स्टिट्यूशन एन एलिफेंटाइन वन। तो उनका यह कहना था कि अगर हाउस में अगर ये बात पूछी जाए किसी को भी, या अगर एक वोटिंग लिया जाए, तो लोग नहीं चाहेंगे कि इतनी बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन हो। तो सर्टनली लोगों के अलग अलग इनपुट्स होते हैं, तो जब भी कोई भी डॉक्यूमेंट बनती है या कोई भी एक विचारधारा होती है तो उसका क्रिटिसिज्म आपको सुन के लेना पड़ता है। बीइंग एन एडमिनिस्ट्रेटर आपको भी आगे जाके लोग क्रिटिसाइज करेंगे, बहुत सारे आपके ऐसे डिसीजन होंगे, ठीक है ना, अगर वो सही नहीं ले आपको ट्रांसफर किया जाएगा, सस्पेंड किया जाएगा, आपके बारे में न्यूज में बहुत सारी चीजें आएंगी, तो आपको क्रिटिसिज्म लेना पड़ता है, लेकिन वो आप एक्टिवली लो। और नेक्स्ट टाइम जब भी आप कोई भी काम करोगे तो उसमें आप एरर की गुंजाइश मत रखो, इतना तो आप कर सकते हो। पैराडाइज ऑफ द लॉयर्स, ये था नेक्स्ट क्रिटिसिज्म। क्यों ये बोला गया था, अगर आप ना कॉन्स्टिट्यूशन उठाओ, ठीक है, अगर आपके पास एक छोटी कॉन्स्टिट्यूशन की किताब आती है मार्केट में और उसको पढ़ने की कोशिश करो, बहुत ज्यादा लीगलिस्टिक है वो एंड बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो उसको इंटरप्रेट करने के लिए कौन चाहिए आपको, सर्टनली ऐसे लोग चाहिए जो लॉ पढ़ रहे हैं, ठीक है, या ऑलरेडी वो कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, वही सही ढंग से आपको बता सकते हैं। सर आइवर जेनिंग, इन्होंने बोला ये लॉयर्स पैराडाइज है, ठीक है। तो देखो ना, कोई भी ऐसी डॉक्यूमेंट अगर लॉयर्स के हिसाब से अगर बनाई जाए तो सर्टनली इससे फायदा किसका होने वाला है, लॉयर्स का। कैसे, हम लोग देखते हैं। एच के महेश्वरी, मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उनको क्या बोलना था, द ड्राफ्ट टेंड टू मेक पीपल मोर लिटिगस, more inclined to the courts, less truthful and less likely to follow the methods of the truth and a non-violence। तो ऐसे स्पेसिफिक केस में जो नॉन वायलेंस, ये जो गांधीयन एक वन ऑफ द प्रिंसिपल था, ये लोग फॉलो नहीं करेंगे। एक मेथड ऑफ ट्रूथ, एक सच्चाई वाली बात होती है, ये लोग फॉलो नहीं करेंगे, या फिर लोग डायरेक्टली लॉ के अगर ऊपर डिपेंड करना स्टार्ट करेंगे। अभी अगर आप देखते हो तो बहुत सारे लॉज इस तरह से बनाए गए हैं, लाइक सीआरपीसी अगर आप देखते हो, आईपीसी अगर आप देखते हो, तो वो ब्रिटिश लोगों ने जितने भी बनाए गए थे एज भी वैसे ही यूज हो रहे हैं। तो मान लो अगर एक झगड़ा होता है रास्ते पे, अगर कुछ दो पर्सन्स के बीच में एक झड़प होती है, मारामारी होती है थोड़ी सी, तो ऐसे स्पेसिफिक केस में पुलिस क्या कर सकती है, ठीक है ना, पुलिस सिर्फ समझा सकती है। तो इसके ऊपर अगर एफआईआर लिखना है या नहीं लिखना है, ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन आ जाता है अगर पुलिस स्टेशन में केस जाती है तो। लेकिन यही स्पेसिफिक केस में मान लो अगर चोरी होती है कहां पे, तो ठीक है ना, तो ऐसे स्पेसिफिक टाइम में तो देखो, तो जो अप्रोच होगा पुलिस का, दैट विल बी टोटली डिफरेंट। तो अगर आप देखते हो तो जब भी लॉ को इंप्लीमेंट करने का टाइम आता है, तो ऐसे स्पेसिफिक केस में ये जो होगा, दैट विल बी पैराडाइज टू द लॉयर्स। इफ आई मे say so, the draft is really a lawyer's paradise. It opens up vast avenues of litigation and will give our able and ingenious lawyers plenty of work to do. तो इससे फायदा किसका होने वाला है, अगर हजारों केसेस कोर्ट में आएंगे तो केसेस किसके पास जाएंगे, एडवोकेट्स के पास जाएंगे, है ना, और उनको सर्टनली फायदा हो सकता है ये चीज का। सो डेफिनेटली आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनी एडवोकेट्स हु आर वाचिंग ओवर वीडियो हियर। यहाँ पे हम लोग वही देख रहे हैं जो क्रिटिसाइज किया गया है, और यही चीज को मैं आपके सामने रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। पीआर देशमुख, इन्होंने क्या बोला, आई शुड हाउएवर लाइक टू से दैट द ड्राफ्ट ऑफ द आर्टिकल्स दैट हैव बीन ब्रॉट बिफोर द हाउस बाय अंबेडकर सीम्स टू माय माइंड टू बी फार टू पॉन्डरियस। ये हेवी है, और ये एक लॉ मैनुअल का एक बहुत बड़ा सा ऐसा एक हिल जैसा है, या एक प्लेटू जैसा, एक बहुत बड़ा ऐसा माउंटेन जैसा है। तो सर्टनली इसकी जो लैंग्वेज है वो समझना ज्यादा डिफिकल्ट है, उसको इंटरप्रेट सही ढंग से कौन कर सकता है, लॉयर्स कर सकते हैं, या फिर इसका जो सही इंटरप्रिटेशन किया जाएगा दैट विल बी डन इन द कोर्ट। सो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, आपकी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है, वहां पे ये सारी चीजें सही ढंग से की जा सकती है। क्रिटिक्स का ये कहना था कि इसमें अननेसेसरी इसको लेंदी बनाया गया था। लेंदी के लिए एक वर्ड होता है वर्बिएज। Perhaps it is a difficult for them to compose a document which should be, to my mind, not a law manual, but a socio-political document, a vibrating, pulsating and life-giving document. तो लोगों का ये कहना था कि ये एक सोशो-पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट होनी चाहिए, सोसाइटी का एक ओवरऑल कंसिडरेशन उसमें होना चाहिए, जो हमारी भारतीय संस्कृति है, हमारे देश में जो एक ओवरऑल पॉलिटिकल सिस्टम होनी चाहिए, लाइक ग्राम पंचायत, ग्राम लेवल पे जो चीजें होती है, नगर के यहाँ पे जो चीजें होती है, वो सारी उसमें होनी चाहिए। वाइब्रेटिंग, पल्सेटिंग एंड उसके बाद एक लाइफ गिविंग, जो आपको एक जीने का सही ढंग से एहसास दे, ऐसा वो होना चाहिए, ऐसे लोगों का कहना है, क्रिटिक्स का कहना है। बट टू अवर मिसफॉर्चून दैट वॉज नॉट टू बी, एंड वी हैव बीन बर्डन विथ सो मच ऑफ अ वर्ड्स एंड वर्ड्स विच कुड हैव बीन वेरी इजीली एलिमिनेटेड। तो सर्टनली लोगों को यह कहना है कि जो क्रिटिस कर रहे थे कि ये सिर्फ वर्ड्स है,
ठीक है ना, जो समझने के लिए बहुत ज्यादा टाइम जा सकता है, टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, उसके लिए आपको एक लीगल एक्सपर्ट की जरूरत पड़ सकती है। एवरी टाइम उसका इंटरप्रिटेशन अगर चेंज हो रहा है तो आपके पास एक स्ट्रॉन्ग कोर्ट सिस्टम होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं कि जजमेंट देते हैं। तो बहुत सारे अलग अलग केसेस थे। तो ऐसे स्पेसिफिक केस में या ये टाइम पे जो क्रिटिसिज्म हो रहा है ये ऐसे एस्पेक्ट पे हो रहा है, तो ये सिर्फ वर्ड्स है और कुछ नहीं, इससे बेहतर डॉक्यूमेंट लोग बना सकते थे। सो आई होप अभी हम लोग ने जो क्रिटिसिज्म वाला पार्ट पढ़ा है कॉन्स्टिट्यूशन का वो आपको सही ढंग से समझा है। अभी अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स है आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में पूछो। अगर आपके डाउट्स मुझे लगता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो हम लोग को डिस्कस करने चाहिए तो आगे का जो वीडियो होगा उसमें हम लोग उसको सर्टनली डिस्कस करेंगे। आप वीडियो के बारे में सर्टनली मुझे फीडबैक दो, आपको कैसे लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, क्या लग रहा है, आपको इसमें कौन से एडिशंस की जरूरत है, वो सारी चीजें आप सर्टनली मुझे बताओ। तो डेफिनेटली जो अपकमिंग वीडियोस आएंगे उसमें बहुत सारे चेंजेस आपको दिखाई देने वाले हैं। एंड यहां पे मेरा कोशिश ये होगा कि जितना इजी लैंग्वेज में मैं आपको सारी चीजें समझा पाऊं एंड जितना मैक्सिमम मैं आपको दे पाऊं, ये मेरा एक अल्टीमेट एम है, अल्टीमेट मोटो है। अगर वीडियो का लेंथ थोड़ा बड़ा भी हो जाता है तो ज्यादा टेंशन मत लो, देख लो आप, क्योंकि ये वर्ड्स को एज इट इज याद करने से, या आप गूगल पे भी अलग अलग वीडियो सर्च कर सकते हो, ये भी आपके पास ऑप्शन है। लेकिन अगर मैं ही आपको एक ही जगह पे सब कुछ अगर दे दूं तो फिर आपका जो अननेसेसरी जो ब्रेनस्टॉर्मिंग वाला पार्ट होता है या अलग अलग जगह से जो पढ़ने वाला पार्ट होता है वो कम हो जाएगा। एंड दूसरी बात, जो न्यूज़पेपर्स वगैरह आप जो पढ़ते हो, करंट अफेयर जो आप पढ़ते हो, उसमें जो एडिटोरियल्स आप पढ़ते हो, ओपिनियन बेस्ड चीजें पढ़ते हो, या फिर जो न्यूज चैनल्स आप देख रहे हो, स्टैंडर्ड न्यूज चैनल आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है, तो उसमें से बहुत सारे नोट्स आप अपने ये वाला जो कंटेंट आपको मिल रहा है उसमें आप ऐड कर देना, सो दैट मुख्य परीक्षा में आपको इसको बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा। एज वेल एज प्रिलिमिनरी पार्ट में भी अगर कुछ क्वेश्चन आता है तो आप उसको अटेम्प्ट कर पाओगे। ये जो लेक्चर है, ये जो वीडियो है, इसका आपको ज्यादा यूज मुख्य परीक्षा में होने वाला है, दैट इज GS2। अगर आप यूपीएससी के बारे में बात करते हो, स्टेट सर्विसेज में आपका जो रिस्पेक्टिव पार्ट होगा उसमें आपको फायदा होगा, जो पेपर होगा उसमें। एंड यूपीएससी में अगेन इसका ऐसे राइटिंग में आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, मेरा काम अच्छा लग रहा है, तो सर्टनली आप अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो को शेयर करें। ये मेरा यूट्यूब चैनल है, ये मेरा फेसबुक का पेज का लिंक है, और उसके बाद ये मेरा जो है ये इंस्टाग्राम अकाउंट है। थैंक्स अ लॉट, कीप वॉचिंग।